बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूअ अफ़गानिस्तान में पहले बात होगी और फिर भारत का जो हिंदुत्व है उस पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने क्या कुछ कहा है इसका जिक्र करेंगे और कश्मीर और सियालकोट के इलेक्शन की बात होगी। आखिर में कोरोना की जो नई लहर है उस पर कुछ सख्तियाँ हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। ये हैं आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज हम जो अमेरिका का जो अफ़गानिस्तान का जो निकलने की बात है वो दुरुस्त साबित नहीं हुई है। बधाई ये लगता है कि एक वहाँ का अफ़गानिस्तान का अमन जो है एक ख्वाब नज़र आता है और अमेरिका ने शायद कुछ नए बहाने तलाश किए हैं जो बाइडन के आने के बाद में। जो 29 फरवरी 2020 का जो माहदा था दोहा कतर में, जो माहदा हुआ था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने इससे मेरे ख्याल में बरीयत का ऐलान किया है और मैंने बहाना बनाया, बड़ा डिसेप्शन, धोखा दिया है, डिसेप्शन किया है। अब वो ये चाहते हैं कि ये हाइब्रिड टाइप जो सीरिया में जैसे हाइब्रिड वार लड़ रहे हैं और जो लीबिया में जिस तरह की वार लड़ रहे हैं वो इस तरह की वार यहाँ अफ़गानिस्तान में लड़ना चाहते हैं। इसका गवाह जो हैं वो एक तो डेली टेलीग्राफ है और दूसरा न्यूयॉर्क टाइम्स है। उन्होंने ये कहा है कि एक तो जो वहाँ के जो जनरल थे जनरल आस्टन, उनको कहा है मिलर को कि आप अपना अहदा जारी रखें। और इन्होंने ये कहा कि हमारी जो स्पेशल एलीट फोर्स है, बरतानिया ने कहा कि वो इनके साथ में बतौर एडवाइज़र और उनके डिप्लॉय की जाएगी। अफ़गान हुकूमत के जो सिपाही हैं जो कि इनकी 30,000 फोर्सेस हैं उनके साथ में। तो अब ये लगता ही है कि जो जंग उन्होंने नहीं की, जो बल्कि जो माहदा किया था धोखा दिया था, सिर्फ सेफ़ एग्ज़िट के लिए, ऑनरेबल एग्ज़िट के लिए, और उसके बाद में से वो हमला कर रहे हैं, फ़िज़ाई हमला और हाइब्रिड वार के तौर पर। अब कनाडा से जमील अहमद खान साहब सीनियर सफ़ीर हैं, ये हम बड़े मुतासिर हैं इनसे। जमील अहमद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। और जो बात मैंने इब्तिदा में की है शायद आपने सुनी है, ये फरमाइए कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका का क्या एजेंडा अब है, क्योंकि वो निकलना तो नहीं चाहता है, वो निकल गया है अपनी फ़ौजें, वो चाहता है नुकसान के बगैर तालिबान को नुकसान पहुँचाए। क्या मुमकिन है? अमेरिका की इस पूरे खित्ते में जो फॉरेन पॉलिसी की रीसेटिंग हुई है, रीसेट किया है उन्होंने, उसके मुताबिक अमेरिका को यही सूट करता था। और अमेरिकन कौम को जो बाइडन ने और ट्रंप ने इसी बात का इंदिया दिया था कि वो अपनी फौजों को और अपने खर्चे कम करेंगे और अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीसेट करेंगे। और अपनी कौम को उन्होंने बताया कि हमने अफगानिस्तान की जंग जीत ली, यानी अमेरिकन आबादी को बताया कि हमने अफगानिस्तान में जिस मकसद के लिए गए थे वो मकसद हासिल कर लिया। जो बाइडन ने खुद बताया, ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, वैसे खिताब करते हुए 2-3 जगह जिक्र किया उसका। और उसका मतलब ये था कि हमने अलकायदा को भी इस एक्शनेबल जो वो थे उनको खत्म कर दिया है और बाकी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो भी इस काबिल नहीं रही कि अमेरिका की सरजमीन या अमेरिका के जो एलाइज हैं उन पे हमला कर सके। तो हमारा मकसद पूरा हो गया, हम वापस आ गए। लेकिन जो बहुत सारे तजिया निगार हैं उनका मानना है कि इस वक्त अफगानिस्तान में बड़ी तेजी से जो प्रॉक्सी वार छिड़ने वाली है उसके दो मकासद हो सकते हैं। एक तो मकसद ये है कि एक कंट्रोल डिस्टेबलाइजेशन रहे खित्ते में, और कंट्रोल डिस्टेबलाइजेशन से मुराद ये है कि उस सूरत में जो कंपटीशन बढ़ गया है, जो एक बहुत ज्यादा हरारत बढ़ती जा रही है अमेरिका और चाइना के दरमियान, और चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका के तमाम पॉलिसी साज, अमेरिका के प्रेसिडेंट ये वाले जो बाइडन और पुराने गुज़श्ता प्रेसिडेंट ट्रंप, दोनों ने इस चीज का बरमला कहा हुआ है कि हम किसी सूरत में भी चाइना को पनपने नहीं देंगे, आगे जाने नहीं देंगे, और हम इस हद तक नहीं जाने देंगे कि अमेरिका के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे। तो ये बात तो बिल्कुल रोशन हो गई है और रोजे रोशन की तरह आया हो गई है कि अब ये कंपटीशन, अब इस कंपटीशन में क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी अस्करी ताकत है, एक मिलिट्री कुव्वत उसके पास दुनिया की नंबर 1 मौजूद है, एक तो उसने अपनी पोजीशनिंग की हुई है, वो गाहे बगाहे जरूरत पड़ने पर उनकी अपनी प्लान में शामिल हो गया है। और जो इस प्लान इस खित्ते का है, इस रीजन का प्लान है, वो जो कुछ बयान सामने आए हैं, स्कॉट मिलर के आए हैं, जनरल ऑस्टन के आए हैं और बाकी इनकी कमांड के जो इस सेंटकॉम के हैं उनके आए हैं, उससे महसूस ये होता है कि वो अफगानिस्तान में अपने ऑपरेशंस बाय एयर जारी रखेंगे
और एक CIA का कंपोनेंट जो है उसको एम्बेड रखेंगे, इसी तरीके से स्पेशल फोर्सेस के कंपोनेंट को एम्बेड रखेंगे। ये तमाम चीजें उन्होंने जिक्र किया हुआ है इसका। तो उससे महसूस ये होता है कि अफगानिस्तान में, और फिर ये एक बयान और भी आया है, स्कॉट मिलर के हवाले से बयान आया है कि अफगानिस्तान में या इस खिते में अमेरिका की जो इस वक्त नई पॉलिसी है उसके मुताबिक अब अस्करी प्लानिंग भी की जा रही है कि रशिया और चाइना को या ईरान को अफगानिस्तान में ज्यादा उनको पंजे नहीं गाड़ने दिया जाए। तो इस किस्म की जो बात, एक तो ये रही। दूसरी बात ये है कि अमेरिका अपने जो तकरीबन $2 ट्रिलियन खर्च कर चुका था, सवा ट्रिलियन डॉलर इस खास तौर पे अफगानिस्तान में, तो उसकी वो अपने कौम को बता रहा है कि जी हम अपने ये खर्चे नहीं करते। और उसी लिए जो सेंटकॉम है उसको इजराइल को यूरोपियन कमांड से निकाल के सेंटकॉम को दे दिया है। और सेंटकॉम को देने का मकसद ये है कि अब इजराइल भी इस तमाम मामले में शराकतदार हो गए। और इजराइल तो अब फिजिकली मौजूद भी है पूरे गल्फ कंट्री में, यूएई में और बाकी हमारे बिल्कुल नजदीक पानी के उस पार। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अमेरिका जो उनके मकासद हैं उसको हासिल करने की कोशिश करेगा। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान जिस कुव्वत से तकरीबन 4 माह में उन्होंने 22,000 हमले किए हैं, और उस हमले में हर किस्म की चीज शामिल है। और आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के 400 जिले में से बेशतर अजला उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब ये उनकी अपनी चॉइस है कि जब चाहें वो जो उनके दारुल खिलाफे हैं, काबुल हो गया या जो बाकी सूबाई दारुल खिलाफे हैं, उनको जिस वक्त चाहें वो उस पर दोबारा चढ़ाई कर सकते हैं। और उसके लिए उनकी सिर्फ इस वक्त मंशा ये मालूम होती है अफगान तालिबान की कि वो दुनिया अक़वाम को चाहते हैं कि साथ लेके चलें। और मुझे जो आगे मंजरनामा नजर आ रहा है वो थोड़ा सा तशवीशनाक नजर आ रहा है। अफगानिस्तान जिस तरह प्रोग्रेस करेंगे, जिस तरह आगे बढ़ेंगे, उस तरीके से पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, इल्जामात बढ़ते जाएंगे। पहले ही अशरफ गनी ने जो रीजनल कनेक्टिविटी के कॉन्फ्रेंस में सारे सरबराहान के सामने कह दिया पाकिस्तान को कि 10,000 जंगजू भेजे हैं, इसी तरह बाकी जो लिखारी हैं और बाकी जो पॉलिसी बयान आ रहे हैं उसमें भी ये बात जाहिर। खान साहब, एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने समन किया का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जानबूझकर कि आप इसको ठीक कर दें अगर मैंने गलत इस्तेमाल किया तो, कि पाकिस्तान के मुईद यूसुफ साहब और पाकिस्तान के DGISI ताजिस्तान के हुकाम और उज़्बेकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वाशिंगटन गए हैं। एक तो ये वजह क्या बात है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, दोनों सवाल एक साथ ही कर देता हूँ, और वो ये कि रशिया ने ये फ़ैसला किया है कि एक तो ताजिस्तान को, रशिया में आपको भी ताजिस्तान में उसके बेसेस हैं, तो उन्होंने फैसला किया है कि वहाँ पर जो मल्टी रोल जो 34 सिस्टम है वो उनको देंगे, तो वो जो एयरक्राफ्ट है वो देंगे। और इसके अलावा जो एंटी एयरक्राफ्ट मिज़ाइल है वो भी उनको देने का इरादा रखते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि B-52 बम्बार तैयारा जो है वो को मार गिराने में तालिबान को ये मौका देंगे कि वो उनको गिरा दे। क्या ऐसा मुमकिन है? और तालिबान पहुँचे हुए हैं इस वक्त जो है वो चाइना में, उनका डेलीगेशन, उनसे भी मदद लेंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि उनको अमेरिका को जो फ़िज़ाई जो अपनी वो ताकत इस्तेमाल करना चाहते हैं वहाँ भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़े? जी, ये सिर्फ उस सूरत में आगे नजर आती है बात, या अगर आदमी नुक्तों से नुक्ता जोड़े, और ये कंपटीशन अगर रशिया और चाइना के खिलाफ जो इस वक्त हरारत बढ़ती जा रही है, अमेरिका की तरफ से बढ़ाई जा रही है, उसमें फिर आगे जाके अगर कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो सामने रशिया और चाइना की तरफ से यही नजर आता है कि तालिबान और उनके दूसरे जो एलाइज हैं उनको इतना हथियार बंद कर दिया जाए कि जो एयर सुपीरियरिटी है उससे भी नबर्द आजमा हो सके, यानी कि एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट के जो हथियार हैं उनसे, उनको उस साजो सामान से। तो ये कोई बईद इम्कान नहीं है। पेंटागन है वो अपनी डिक्टेशन चाहती है, ट्रम्प उसकी डिक्टेशन नहीं मान रहा था, आपको याद होगा। तो अब जो बाइडन को ये कहा गया कि यू आर टू ओल्ड एंड यू आर 79, 80 एंड आपकी मेमोरी ठीक नहीं है, उनको धमकी देकर उनसे ये उन्होंने ये करा लिया है कि साहब आप मैं फ़ैसला करने की क़ुव्वत रखता हूँ, और वो पेंटागन ने इजाज़त दे दी है। तो पेंटागन की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी जो आदमी जो तादाद है, उनकी जो मुहिम जोई की आदत है, वो जो उनकी सुपरमेसी का ख्वाहिश है,
वो तमाम दुनिया पर प्राइमेसी कायम करने की वो कायम रहे, तो वो उन्होंने इजाज़त दे दी है। लेकिन अब ये बात उनको जानना चाहिए कि ये अफ़गानिस्तान सीरिया नहीं है, यहाँ पर जो स्टेक हैं चाइना के, रशिया के, पाकिस्तान के, ईरान के बहुत ज़्यादा हैं। तो अब ये तो नहीं कि पाकिस्तान तो खैर एक मजबूर मुल्क है, FATF में फंसा हुआ है, लेकिन चाइना और रशिया तो आज़ाद है ना, तो वो दे देंगे कुछ ना कुछ इनको। नहीं, तो यही मंजरनामा आगे नजर आ रहा है। और उस सूरत में जो अमेरिका कर सकता था उसने कर लिया। चाइना को उसने, अमेरिका ने अपनी तरफ से कुछ सैंक्शन लगाई हुई है, रशिया की तरफ लगाई हुई है, लेकिन उस पर चाइना को इतना फर्क नहीं पड़ता है। चाइना इस वक्त दुनिया की 2010 से सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है और 2013 से सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्री है। 87 बिलियन डॉलर की उनकी इकोनॉमी है। तो उन्हें और रशिया को अब इतना फर्क नहीं पड़ता। ये जो नया मंजरनामा है और जो नया सिनारियो बन रहा है, उस सूरत में जो हमने अभी बात की, ये काफी तशवीशनाक बात है। और इसमें यही महसूस होता है कि रशिया और चाइना इस वक्त जो पसे पर्दा रह के कर रहे हैं सारा, और इस वक्त रशिया काफी अरसे से तालिबान को, और ये चीज बड़ी जगहों पर लिखी गई है कि हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है। इसी तरह नेबरिंग मुल्क ईरान का आप ले लें और बाकी ममालिक का भी ले लें, तो उन्होंने जो मदद कर सकते थे पसे पर्दा, जो प्रॉक्सी वार में होती है मदद, वो उन्होंने जारी रखी। लेकिन जैसे और आपने याद होगा कि रशिया को जो शिकस्त हुई थी, USSR को स्ट्रिंगर मिसाइल के बाद आने शिकस्त हुई थी। अगर ये उनको ये सलाहियत दे दें कि ये जिनका B-52 बम्बार है और उनके ड्रोन को गिरा दें, तो उनकी फ़िज़ाई बढ़तरी ख़त्म हो जाएगी ना। बस ये इस वक्त फैसला कुन बात है। लेकिन ये मजीद खतरनाक बात है ना कि अगर ऐसे हथियार दिए जाएं तो वो तो फिर सामने चीज आया हो जाती है, जाहिर हो जाती है। उस सूरत में अमेरिका किस हद तक जाता है? आपको तो इल्म है कि इस वक्त अमेरिका ने जो इस स्ट्रिंग ऑफ अलायंस के जरिए अपनी सख्तबंदी की हुई है चाइना के खिलाफ, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के खिलाफ, और अमेरिका के ज्यादा से ज्यादा बैरी बेड़े इसी खित्ते में मौजूद हैं इस वक्त। और अमेरिका ने इस वक्त जो अपनी एक क्वाड्स बनाई हुई है, ये तमाम कोशिशें तो अमेरिका की हैं। तो ये अगर हरारत बढ़ी तो इसमें जिस जियोपॉलिटिकल खित्ते में हम मौजूद हैं और जियोग्राफिकल लोकेशन में हम मौजूद हैं, तो फिर मतलब है ना, तो फिर खान साहब, फिर अगर ये बात है तो फिर ये जो जंग तो फिर वहाँ से शिफ्ट हो जाएगी ना। फिर तो फिर चली जाएगी साउथ चाइना सी में, या फिर चली जाएगी ताइवान में चली जाएगी। नहीं, वो तो देखिए, उसके लिए चाइना की भी तैयारी है और अमेरिका और क्वाड्स की भी तैयारी है साउथ चाइना सी में। लेकिन वो एक जंग जब इस किस्म की या इस किस्म की हरारत बढ़ती है तो हरारत एक जगह नहीं रहती। ये जो मिलिट्री और जो अस्करी हिकमत अमली है, वो जहां जहां सॉफ्ट बेली कहते हैं उसको, जहां जहां वीकनेस नजर आती है, मिसाल के तौर पर अगर उनको वीकनेस नजर आएगी कि वो कुछ इंडिया के जरिए इस खित्ते में चाइना और रशिया के खिलाफ कुछ कर सकते हैं यहाँ, तो वो ये भी करेंगे। आप ये बताइए कि अगर मैं पूछना चाहता हूँ, आपको इंटरव्यू जरूर कर रहा हूँ क्योंकि बात आपकी बहुत सही सिमत में जा रही है। मैं फिर भी पूछता हूँ कि दो बातें, कि जो उनके अखराजात हो रहे हैं, वो अगर B-52 बम्बार अमेरिका से उड़ता है तो उस पर फ्यूल तो लगेगा ना उसका, तो और उसे गिरने के भी इम्कान अब मैं समझता हूँ बढ़ गए हैं बहुत। मैं अब यकीन से कह सकता हूँ कि रूस जो है, रूस का स्टेक और चाइना का स्टेक अफ़गानिस्तान में सीरिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सीरिया में भी उन्होंने शिकस्त दी और फिर उनको दाइश को यहाँ शिफ्ट करना पड़ा, अमेरिका को। तो मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या अमेरिका के एम्पायर के ख़ात्मा का इम्कान बढ़ नहीं गया? नहीं, लेकिन वो अगर कोई एम्पायर जब उसका खात्मा होने को आता है तो वो आखिरी खात्मे से, अभी तो इसमें काफी अरसा बाकी है। जो तजिया निगार हैं वो कहते हैं कि तकरीबन इसमें 20 साल के करीब लग सकते हैं। लिहाजा यस, आपकी बात दुरुस्त है कि ऐसे इम्कानात और ऐसे इशारे मिलना शुरू हो गए हैं टेक्निकली तौर पर। लेकिन अगर B-52 टाइप तैयारा अगर मार गिराया जाए तो जंग का आगाज हो जाएगा ना। इसलिए रशिया और चाइना भी, लेकिन तो तालिबान मारेंगे ना, हम थोड़ी मारेंगे, या दहशत नहीं मारेंगे। तालिबान, बात यह है कि तालिबान के पास अगर वो कैपेबिलिटी कहीं से पहुंच जाती है तो उसके इशारे तो में उसी वक्त मालूम हो जाता है कि ये हथियार किस मुल्क का इस्तेमाल हुआ है। मिसाइल जो है ताजिकिस्तान को दे दिया है, दैट इज द इंडिकेशन कि वो तालिबान के बाद भी पहुंच जाएगा। जी, ताजिकिस्तान को देना तो वो एक इंटरनेशनल कानून के मुताबिक एक मुल्क दूसरे मुल्क को हथियार भेज सकता है, दे सकता है, अपने डिफेंस एग्रीमेंट कर सकता है। और वो है डिफेंस एग्रीमेंट उनका है, दोनों का।
जी, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक उनका एग्रीमेंट मौजूद है और उस लिहाज से वो ठीक है। लेकिन जैसे ही ताजिकिस्तान उसको अगर पोलिफिकेशन करता है, किसी उसको फैलाता है, तो उस मामले में तो वो मामला अमेरिका को फौरन उस चीज का इल्म 1 मिनट में हो जाएगा। और B-52 का गिराना जो है बजाते खुद, वो तालिबान को तो उन्होंने जितना पहले 20 सालों में उसको नुकसान पहुंचा सकते थे पहुंचाने की कोशिश की, फिर भी कुछ ना कर सके। तो उस लिहाज से अफगानिस्तान से बात तो आगे, अफगान तालिबान से तो बात आगे पहुंच जाएगी ना, जो लोग हथियार अब मतलब तो ये है कि पीस जो है, अमन जो है अफगानिस्तान में नहीं आ सकता, ये ख्वाब है। एक तो ये बात खत्म करें। अफगानिस्तान और उसके साथ साथ जो उसका फॉल आउट है, जो उसके असरात हैं, जो उसकी तपिश है, उसमें तो हमारे जैसे मुल्क भी जलना शुरू हो जाएंगे ना। हमें ईरान भी होगा, हम भी होंगे, चीन भी होगा, रूस भी होगा, सभी होंगे, सेंट्रल एशिया के ममालिक भी होंगे। अच्छा जी, अब दूसरी बात हम करते हैं कि भारत का हिंदुत्व में का अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा की बड़ी अजीब व गरीब बात हुई है कि वो गया तो था ये बात करने के लिए कि साहब तालिबान की मदद की जाए, तालिबान के ख़िलाफ़ जो है अफ़गानिस्तान की हुकूमत की मदद की जाए, अशरफ गनी की। लेकिन साथ साथ में एक और उसने अब ये क्या किया है उसने कि वो कहा है कि साहब अब जो भारत इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बातें कर रहा है, ये लखलखा तो उसने लगाया है। लेकिन ये इसका क्या मानी लिया जाए? आप सफ़ीर क्या समझते हैं कि उन्होंने कहा है कि साहब हर एक मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ी सलूक इंडिया ना करे, हर एक को हक़ है एहतिजाज का, इससे क्या मानी लेते हैं आप कि हिंदुस्तान में बैठकर ब्लिंकन ये बात कर रहा है? जी हाँ, वो कहते हैं ना कि फसाने में हकीकत से ज़्यादा हुस्न होता है, हकीकत को बराए मसलहत अफसाना कहते हैं। अमेरिका ने जो बाइडन के आने के बाद फौरन ये ऐलान किया और अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि अमेरिका का इमेज दोबारा बढ़ाया जाए, अमेरिका की डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया जाए ताकि सॉफ्ट इमेज अमेरिका का मिल सके। इन बयानात से अमेरिका की जो बुनियादी जिसकी बुनियाद पर अमेरिकन डेमोक्रेसी कायम है, ह्यूमन राइट्स पर, नॉन डिस्क्रिमिनेशन पर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से इज्तनाब करने पर, इन तमाम चीज़ों को दुनिया में प्रचार किया जाता है। और जब अगर आप इस बयान को देखें ब्लिंकन के और ब्लिंकन के उससे फौरन जो दूसरी बयानात आए हैं उसको देखें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सिर्फ लफाजी है, इसमें वो कुछ नहीं करेंगे। इस मामले में सिर्फ स्टेटमेंट वगैरह ही आपको अमेरिका की तरफ से नजर आएगी हिंदुवाता और दो मुसलमानों पर और बाकी माइनॉरिटीज पर वहां जिस लिहाज से जुल्म और तादबी की जा रही है, ये सिर्फ लफाजी की हद तक ये मामला है। ऐसे तो कमीशन जो अमेरिका में इस मामले में एक कमीशन है पूरा जो कि कांग्रेस को रिपोर्ट देता है, वो रिपोर्ट दे चुके हैं, उसमें भी कोई एक्शन ना हुआ है, ना होने की कोई तवक्को है। देखिए ना, आपको हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि 2016 और 2018 में जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुए हैं इंडिया के अमेरिका के साथ, वो असल में मामले उसके तनाजुर में अगर आपको देखें तो ये बयानात तो आपको नजर आएगा कि बयानात सिर्फ एक रस्मी बयानात हैं, यानी एक दुनिया को सॉफ्ट इमेज दिखाने के लिए कि अमेरिका ने ये बात कर ली है, लेकिन असल में अमेरिका तो अपनी बताइए, आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या इंडिया है जो उनको यानी कोई अपनी मिलिट्री मदद दे सकेगा? मिलिट्री मदद तो दे रहा है, लेकिन क्या अपने उन्होंने पायलट मांगे अशरफ गनी ने, दे देगा? जी, इंडिया को हम तो अगर इसके एक दूसरा पहलू मेरे अगर लिहाज से देखें तो मैं तो मुझे ऐसे आदमी बड़े खुश होंगे ताकि इंडिया को भी एक दफा मजा आ जाएगा। और इंडिया को पता है आपका सवाल के दे देंगे, इंडिया इसको बहुत सीरियसली गौर कर रहा है। इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान में उसके पैर, उसने $3 बिलियन खर्च किए हुए, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो इंडिया चाहता है कि वो इतने अपने पैर जमाए अशरफ गनी। और यही वजह है कि अशरफ गनी ने वहां से बयान दिया है, वो अमेरिका की मंशा के मुताबिक बयान दिया है ताकि दो मुल्कों के दरमियान कोई फॉरेन एग्रीमेंट हो जाए। लेकिन जो अमेरिका का एग्रीमेंट है अफगानिस्तान में जो कि साइन हुआ था 2013 में और जिसकी वैलिडिटी अभी तक है, जिसके तहत अमेरिका जब चाहे अमेरिका अपनी फौजें दोबारा ला सकता है, ले जा सकता है। दोहा एग्रीमेंट दूसरी बात है, असल एग्रीमेंट जो है वो एक और है जो 2013 में डिफेंस एग्रीमेंट मुमलिकत अफगानिस्तान से जो हुआ है, जो तालिबान से दोहा हुआ है वो एक अलग बात है, उस पर मैं आपसे तबसरा कर देता हूं। लेकिन यह है कि इस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जहां चाहे हमला भी कर सकता है, मदद भी कर सकता है। इसी तरीके से अब अगर इंडिया की बात हो रही है और अमेरिका उसके पुष्ट पर और उसके उनके मुताबिक है, तो एक ट्रायो बन जाएगा, अमेरिका, इजराइल, इंडिया
और उसके अफगानिस्तान में एक और प्रॉक्सी वॉर जो है खुलकर सामने आना शुरू हो सकती है, जिसकी की कोशिश की जा रही है और जिसका के एहतमाल हमें भी है और जिसकी की फिक्र चाइना और रशिया को भी है और जिस लिहाज से वो तैयार हैं। और इस यही वजह है कि चाइना ने ये चंद दिन पहले दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स चाइना के पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जब वहां गए तो एक बयान दिया कि हम ज्वाइंट ऑपरेशन अफगानिस्तान में करेंगे, जिसके तहत हम चाहेंगे कि कोई दहशतगर्दी वहां ना हो और वहां सिविल वार ना हो। तो एक तरफ तो ज़ाहिरा रशिया उसमें शामिल हो जाता है, एक तरफ तो ये मामला है और दूसरी तरफ मामला है। इसका मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान में ये प्रॉक्सी वार या खुलकर सामने चीजें आना शुरू हो जाएंगी। जिस तरह बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जमील अहमद खान साहब, आपके हम इंतहाई मशकूर हैं कि आपने वक्त दिया कनाडा में होते हुए। जी अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब, इस पर तो बहुत तफसील से बात हो गई। अब ये आ जाए, ये जो सियालकोट का इलेक्शन था, सियालकोट हम गए थे जी, तो उस वक्त उनके जो मामू साहब थे, कैसर इकबाल बरियार साहब जो हैं, कैसर साहब, उनका हमने इंटरव्यू भी किया था क्योंकि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट के सरबराह हैं, सदर हैं। हमने उनकी बड़ी आवभगत भी की थी। तो अब वो जीत गए हैं तो उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं जी, और हम खुश हैं। वो कहते हैं कि साहब वो चमक से जीत हुई, लेकिन नून लीग के लिए काफ़ी बड़ा यानी धचका है ये, क्योंकि पहले इनको कामयाबी मिली है। एक तो ये कश्मीर में तो एक जो आप समझ लें कि फॉर्मेलिटी थी है जी, एक ट्रेंड सेट है वो तो ट्रेंड है कि वो जो जिसकी भी हुकूमत मरकज़ में होगी तो वो इतने, क्योंकि 90 से 95% उनकी शरह ख्वानदगी है कश्मीरियों की, तो वो समझदार लोग हैं कि वो अपने चाहते हैं कि भाई हमारे इलाके की भलाई हो। तो अब ये जो थे मुस्लिम लीग के जो वहाँ के इस वक्त वज़ीर आज़म जो थे, वो उन्होंने फारूक हैदर, हाँ, उन्होंने कोई तरक्की का काम नहीं किया, बजाय सारे वक्त में इमरान खान को बुरा भला कहने के। तो अब सियालकोट की जो मामला है वो बहुत अच्छा नहीं है इनके लिए, नून लीग के लिए। एक किस्म का इनको शटअप कॉल देनी पड़ेगी नवाज शरीफ साहब को, अपनी बेटी को, और अपना रवैया भी तब्दील करना पड़ेगा। आपको कौन शटअप कॉल दे मिर्जा साहब? नवाज शरीफ साहब को खुद ही शटअप कॉल मिलेगी इस किस्म के तरीक़ों से। 2 शिकस्त होगी ना, आज़ाद कश्मीर में होगी, यहाँ हो गई, उससे पहले गिलगित आप देखिए ना, आप गिलगित देखिए, वो तो ट्रेंड है ना। लेकिन बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये हुई है कि पीपल पार्टी को ज़्यादा सीटें मिल गई इनके मुकाबले में। पीपल्स पार्टी का एक तो वोटर पक्का है, नहीं साहब, बात ये नहीं। अब उसमें इसने एक जो बात अजीब कर दी है, आपका जो ये कराची का जो है, ये इसमें सईद गनी साहब की बात कर रहे हैं। नहीं, वो जो बलोच है उसने कहा है कि साहब हमें 15 सीटों का वादा किया था। अब उसने इल्ज़ाम लगा के उसको सारे इलेक्शन प्रोसेस को ही मशकूक कर दिया। जी, ये सियासी तरीके होते हैं ना, ये सब एडवांटेज लेने के। इसको बात चाहिए कि आपने पहले चला गया था MQ में, आपने आपको ठीक करें, ये कोई तरीका है आपका? जो चाहे आप मुँह से कर देते हैं। वो ताहिर मशहदी साहब भी पीपल्स पार्टी के नहीं, ताहिर मशहदी तो बेचारा वो तो मेजर साहब हैं, वो तो घूम फिर के फिर वापस जाएंगे फौज में, वो तो कहाँ जाएगा। लेकिन वो जो आपको याद होगा कि हमने जो बलोच साहब का लिया था इंटरव्यू खैबान हिलाल पर जी, वो हमने कहा भी था कितने दिन तुम यहाँ पर रहोगे, तो वो उन्होंने ये बात बयान दिया। तो खैर वो नहीं, वो जब पार्टी में गए थे, आपको याद है जब हम उनके घर गए थे इंटरव्यू करने, तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तस्वीर लगी हुई थी, हालांकि वो MQ में थे। हाँ, लेकिन अब वो हटाने में देर लगती है ना, बेनज़ीर से मोहब्बत तो थी ना उन्हें। गबूल साहब का जाहिर है वो दिल तो पीपल्स पार्टी की तरफ था, बेसिकली तो पीपल पार्टी का ही आदमी है। अच्छा मेरे साहब, ये तो हो गया सियासत का। कोरोना ये बात बहुत खतरनाक सूरत-ए-हाल हो रही है। हाँ, कोरोना काफ़ी ख़राब हो गई और अब ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ताजरों का ही नहीं है बल्कि मरकज़ के भी है कि भाई अगर कराची को तुम बंद कर दोगे तो हमारी इनकम पर तो बहुत असर पड़ेगा जी। तो अब ये है कि 31 अगस्त के बाद में वैक्सीन लगाने वालों की तनख्वाह से महरूम रहेंगे। अब ये भी एक मसला सरकारी मुलाजमीन के लिए हुआ है, नहीं सबके लिए भी हो गया ना कि साहब आपको बाहर नहीं, प्राइवेट वाले को तो तनख्वाह कौन सी पहली तारीख को मिलनी है, उसको तो वैसे ही इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ये हुआ है सरकारी लोगों के लिए, और वैक्सीन ना करने वालों के लिए भी सख्ती आ रही है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाहर आप रोड पे आएंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना फिर आपको वापस भेजा जाएगा, आप जहाँ से भी आए। भाई तो ये लगवा लिया है, सर्टिफिकेट हमारे पास है, हम तो क्या करें जी। वो तो खैर मतलब एक आम उन्होंने एक उसूल बना दिया है, और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने का उन्होंने कह दिया है। ये कर सकेंगे। अच्छा मेरे साहब, नहीं उसमें वो जो माल भरदार गाड़ियां उन पे बात नहीं हो रही है, पैसेंजर्स की हो रही है। जाहिर है एक सूबे से दूसरे सूबे में अगर ट्रांसफर होगा तो रोकना पड़ेगा। आप ये बात सुन लीजिए कि वो बात आप कैसे बंद करेंगे? यहाँ पर लोग बाग गाड़ियों से जाते हैं, अपनी कारों से जाते हैं, कैसे रोकेंगे? कार वालों को नहीं रोक रहे, लेकिन मुसाफिर गाड़ियों को रोक रहे हैं, जो बसें हैं, कोचेज़ हैं, हाईएस है,
तो खैर ये कुछ ना कुछ तो एहतियात करनी पड़ेगी ना। अभी बकरीद की वजह से बढ़ा है, शरह बढ़ी है तो कोरोना की। हाँ वो ठीक है, लेकिन अब जो जलसे हो रहे थे वहाँ पर कश्मीर में, उससे क्या हुआ? तो उससे वो देखे 23% पे था वहाँ पे। हाँ पे देखिए फिर 23% फिर अब खुद कोरोना का फिर हो वो गया, लोग जो मोहतरमा को कह रही हैं मुझे कोरोना हो गया है। अब वो कश्मीर के लोग जो कराची में रहते हैं वो वापस आएंगे तो वापस जाहिर है आएंगे, वो जाहिर साथ ट्रांसफर होगा ना, जाएंगे। वो पंजाब जाएंगे वहाँ ट्रांसफर होगा। तो ये सब तो होना तो था। अब फिर ये थोड़ी हो सकता है कि ये बिल्कुल ही बंद कर दें यहाँ पर फिर ऐसे- बिल्कुल बंद तो नहीं, उन्होंने वैसे जुजवी कहा है। हाँ मतलब है कि वो एक किस्म की धमकी दी है कि आप होशियार हो जाओ। जी बस होशियार हो जाओ, एहतियात करो। ठीक है, वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।